हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम बात कर रहे हैं चैप्टर रोटेशनल मोशन की। और रोटेशनल मोशन में हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहे हैं रोलिंग। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि रोलिंग को अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन के साथ में ट्रांसलेटरी मोशन भी परफॉर्म करती है, मतलब उसका सेंटर ऑफ मास अगर मूव कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं रोलिंग। ओके, और रोलिंग को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक प्योर रोलिंग होता है, एक इम्प्योर रोलिंग होता है। इम्प्योर रोलिंग में दो केस होते हैं, या तो वो स्लाइड करता है या फिर स्लिप करता है। ओके, तो सबसे पहले प्योर रोलिंग का हमने कंडीशन देखा था। प्योर रोलिंग का मतलब क्या है कि जब वो बॉडी सरफेस पर रोल कर रही है तो उसके बीच में स्लाइडिंग भी नहीं और स्लिपिंग भी नहीं है। और उसके लिए एक कंडीशन हमने वेरीफाई किया था। वो कंडीशन था वो कंडीशन था वी सी इज इक्वल टू कंडीशन था वी सी इज इक्वल टू ओमेगा आर। मतलब यहाँ पर उसके लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन सेटिस्फाई करेगा तो ही प्योर रोलिंग होगा। मतलब कि सरफेस पर बॉडी स्लाइड नहीं करेगी, रोलिंग करेगी, वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन जैसा कोई काम नहीं होगा। ओके, इसी से रिलेटेड, रोलिंग से रिलेटेड, प्योर रोलिंग से रिलेटेड हम आज एक कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसे हम कहेंगे रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। ओके, आज हम बात करने वाले हैं रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। इससे पहले जब हम इंक्लाइन प्लेन की बात करते थे, इससे पहले जब भी हमने इंक्लाइन प्लेन की बात की है, जैसे हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। ओके, और इसके ऊपर अगर कोई बॉडी रखी हुई है और वो बॉडी स्लाइड कर रही है, तो यहाँ पे दो केस हमारे पास थे। केस नंबर वन, जब स्मूथ सरफेस की हम बात करते थे, जब हम बात करते हैं स्मूथ प्लेन की। ओके, जब हम स्मूथ प्लेन की बात करेंगे तो यहाँ पर इस प्लेन के अलोंग, इस प्लेन के अलोंग हम जो ग्रेविटी है उसको, या वेट है जो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, दैट इज mg cos थीटा, और एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, दैट इज mg sin थीटा। ओके, mg sin थीटा। तो यहाँ पर इस प्लेन के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा a, वो एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा के बराबर। ओके, मतलब अगर कोई स्मूथ सरफेस इंक्लाइन प्लेन पर कोई बॉडी स्लाइड कर रही है, यहाँ पर स्लाइडिंग का केस है, स्लाइड कर रही है, तो वहां पर एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होता है। इसी का दूसरा केस अगर हम देखें कि यहाँ पर रफ सरफेस है, अगर सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो रफ है, मतलब इसका कुछ फ्रिक्शन कोफिशिएंट गिवन है। तो इस केस में है ना, जो एम जी साइन थीटा है, एम जी साइन थीटा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, जो कि इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल लगेगा। यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। द नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एम जी साइन थीटा, और यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगी? नॉर्मल रिएक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वेट का, जो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा, और इसे हम लिखेंगे इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पर m को अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो एक्सेलरेशन का हमारे पास में जो फार्मूला आता है वो आता है g इन द ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी हम यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, तो इंक्लाइन प्लेन में अभी तक हमने जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में देखा है वो ये दो कॉन्सेप्ट देखे हैं। अगर स्मूथ है तो जी साइन थीटा लगा दो, अगर रफ है तो जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा लगा दो। इसी के साथ बहुत सारे केसेस बनते हैं यहाँ पर अलग अलग। अगर यही बॉडी अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब जी एम जी के साथ में एड हो जाएगा, एम जी साइन थीटा के साथ एड हो जाएगा, और यहाँ पर जी साइन थीटा माइनस नहीं प्लस म्यू कॉस थीटा आने लगेगा। ठीक है, ये सारे केस हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में देखे हैं। यहाँ पर हमको बात करना है रोलिंग की। इंक्लाइन प्लेन पर रोलिंग है। अभी हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। ओके और इस पर एक
सर्कुलर बॉडी, वो सर्कुलर बॉडी कोई भी हो सकती है, वो एक रिंग हो सकता है, वो एक डिस्क हो सकता है, वो हॉलो सिलेंडर हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, वो शेल हो सकता है। ओके, वो होलो स्फेयर हो सकता है, वो सॉलिड स्फेयर हो सकता है, किसी भी टाइप की सर्कुलर बॉडी हो सकती है जिसकी रेडियस हम यहाँ पर आर कंसिडर कर रहे हैं। रेडियस कितना है इसका? आर। और ये उसके ऊपर रोल करते हुए नीचे जा रही है। तो अब यहाँ पर अगर इसके आगे के कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि रोलिंग में कैसे कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं और कौन सा फोर्स है जो इसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि जो ग्रेविटी है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, ग्रेविटी तो वर्टिकली डाउनवर्ड mg लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट डेफिनेटली, और ग्रेविटी जो होगा वो तो सेंटर पे लगेगा, तो वो उसको टॉर्क अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। mg sin थीटा जो प्लेन के अलोंग है, mg sin थीटा जो प्लेन के अलोंग है वो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, वो उसको रोटेशनल मोशन प्रोवाइड नहीं करेगा। mg cos थीटा जो प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम देख रहे हैं, mg cos थीटा वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, है ना, नॉर्मल रिएक्शन उसको बैलेंस कर देगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू एज इट इज mg sin थीटा होगा। तो कौन सा फोर्स है जो इसको रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कर रहा है, जो उसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है? डेफिनेटली यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी वर्क करेगा, विदाउट फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर काम चलने वाला नहीं है। अगर ये स्मूथ प्लेन होता तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर और आ जाता है कि अगर स्मूथ प्लेन होगा तो क्या वो रोलिंग परफॉर्म करेगा? नहीं, वो स्लाइड, क्योंकि टॉर्क के लिए कोई फोर्स यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये इस स्फेयर पर या इस सर्कुलर बॉडी पर टेंजेंशियल वर्क कर रहा है, और ये फ्रिक्शन फोर्स इसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। ये फ्रिक्शन फोर्स टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पर प्योर रोलिंग की बात हम कर रहे हैं। प्योर रोलिंग का क्या मतलब? प्योर रोलिंग का मतलब वो स्लाइड नहीं कर रहा है, ना वो स्लिप कर रहा है, फिसल नहीं रहा है उसके ऊपर। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। ये फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा? ये फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, है ना, क्योंकि यहां पर देयर इज नो स्लाइडिंग, नो स्लिपिंग, ऑलवेज इट इज इन दिस एंड पॉइंट, दिस लास्ट पॉइंट इज इन कॉन्टेक्ट। ओके, वो उसके साथ में रेस्ट में रहता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, एक बार आप लास्ट लेक्चर देखेंगे तो आपको और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है जो इसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा, जो इसको घूमने के लिए टॉर्क प्रोवाइड करेगा, और उस टॉर्क के कारण इसका अल्फा प्रोड्यूस होगा, और इस अल्फा को हम कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, और इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग के केस में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो यहां पर इसको जो एक्सेलरेशन मिलेगा और अल्फा जो होगा उसमें एक रिलेशन है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में एक इक्वेशन हम लिखेंगे टॉर्क के लिए, हम एक टॉर्क के लिए इक्वेशन लिखेंगे, और वो टॉर्क की इक्वेशन जो होगी वो होगी आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इंटू उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। ओके, तो यहाँ पर एक इक्वेशन हमको मिली, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लिख सकते हैं। और अगर हम इसका एफवीडी बनाते हैं, ओके, अगर हम इसका एफवीडी बनाते हैं तो mg sin थीटा, mg sin थीटा माइनस दिस फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू ma, हम लिख सकते हैं इस a को ac भी हम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लीनियर एक्सेलरेशन यू कैन से। यहां पर ध्यान रखना है फ्रिक्शन फोर्स को, आपको जैसा हमने यहां पर लिखा था फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या लिखा था? म्यू इंटू एम जी, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स था, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। ये आपको F एज इट इज ही लिखना है, इसका वैल्यू अभी हमको पता नहीं, हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पता करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में दो अननोन है, एक एक्सेलरेशन है A और दूसरा है F। अच्छा, यहाँ पर AC का वैल्यू या अल्फा का वैल्यू हम AC के टर्म में पुट कर सकते हैं। अल्फा का वैल्यू AC के टर्म में क्या होगा? A या AC कहें या A कहें, दैट इज दी
लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय आर। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम अब लिख सकते हैं आई इंटू ए डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू एफ इंटू आर। तो यहाँ से हमको एफ का वैल्यू पता चलेगा, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू आई इंटू ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसका वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था। इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलता है देखते हैं। हम यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन को आगे देखते हैं। एम जी साइन थीटा माइनस आई इंटू ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए। ओके, आगे इक्वेशन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। एक्सेलरेशन हमको मिलता है एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम, ओके, एम प्लस आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना। ओके, ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना। इसी फॉर्मूले को हम नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाते हैं। यहाँ पर हमने जो फार्मूला डिराइव किया है, इसका जो एक्सेलरेशन है, जो इसका एक्सेलरेशन है और जो फ्रिक्शन फोर्स है, हम उसकी बात कर रहे थे। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो यहाँ पर टेंजेंशियल इस सरफेस के अलोंग बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है एफ। ओके, तो ये जो लीनियर एक्सेलरेशन ए वो हमने फाइंड किया, दैट इज एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम प्लस आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आई जो है वो अलग अलग टाइप की बॉडी जो है, जैसे रिंग है या फिर डिस्क है या सॉलिड सिलेंडर है या फिर स्फीयर है या शेल है, उनके लिए आई का वैल्यू अलग अलग होता है। हम रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आई को हम लिख सकते हैं एम के स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? एम के स्क्वायर। के क्या है यहाँ पर? रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? इट इज इक्विवेलेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर वी कैन कॉन्सेंट्रेट द कंप्लीट मास एट अ सिंगल पॉइंट एंड विल गिव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। तो एम के स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर अगर इसका वैल्यू पुट करें तो ए इज इक्वल टू हमको मिलेगा एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम प्लस एम के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर एम 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 तो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में एक सिंपल सा इक्वेशन मिला, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमको मिला। जनरली अगर ये स्मूथ सरफेस होता तो जो एक्सेलरेशन होता वो जी साइन थीटा होता, पर यहाँ पर रोलिंग है तो जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होगा। के यहाँ पर क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, अगर हम यहाँ पर अलग अलग टाइप की बॉडी लें, जैसे सबसे पहले हम रिंग की बात करें, रिंग या होलो सिलेंडर, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं, रिंग या फिर होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर। ओके, रिंग की बात करें या फिर होलो सिलेंडर की बात करें। ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड रोटेशनल मोशन में कॉन्सेप्ट जेईई नीट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो रिंग या होलो सिलेंडर की बात करें तो आई इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर, है ना। एम आर स्क्वायर जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जो फार्मूला हमारे पास आया है इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू हमको मिलेगा एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, and this r square will cancel out, m also will cancel out, and you will get acceleration a is equal to g 1 by 2 g sin theta। ओके, ये हमारा फर्स्ट केस हमने चेक किया। ओके, सेम इज इट इज सेकेंड केस हम देखते हैं। अगर हम डिस्क की बात करें, है ना, अगर हम डिस्क की बात करें या फिर सॉलिड सिलेंडर की बात करें, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। एक्सिस के अबाउट सॉलिड सिलेंडर की बात करें,
अगर हम डिस्क की बात करें या सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर होता है mr² डिवाइडेड बाय 2। वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन हमको मिलेगा, m फिर से कैंसिल होने वाला है, यहाँ पर 1/2 हमको मिलेगा, अल्टीमेट हमको मिलेगा 2/3 g sin थीटा। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप एक बार सॉल्व कीजिए। यहाँ पर ये कैलकुलेशन हम आपको सॉल्व करके बता सकते हैं, पर एक बार अगर खुद सॉल्व करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन खुद आप कीजिएगा। थर्ड केस अगर हम देखें, यहाँ पर थर्ड केस अगर हम देखते हैं स्फेरिकल शेल की अगर हम बात करें, ओके, अगर हम स्फेरिकल शेल की बात करते हैं तो स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बताइए आप जरा। I इक्वल टू क्या होता है स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? यस, इट इज 2/3 mr²। फिर से ये कैलकुलेशन आपको ही यहाँ पर करना है। यहाँ पर हम m तो फिर कैंसिल होने वाला है, g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 2/3। 1 + 2/3 एलसीएम आएगा 5/3, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा मतलब 3/5 mr², सॉरी 3/5 g sin थीटा। ओके, दैट इज द एक्सेलरेशन इन केस ऑफ स्फेरिकल शेल। और अगर फोर्थ केस हम देखें, फोर्थ केस डेफिनेटली हमको सॉलिड स्फेयर का लेना है। ओके, सॉलिड स्फेयर, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बताइए जरा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr²। हाँ बिल्कुल सही है, 2/5 mr²। और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 1 + 2/5 हमको मिलेगा, एलसीएम होगा 7/5, अल्टीमेट 5/7। ओके, जी साइन थीटा। अब हम आपको ये लेक्चर फिनिश करने से पहले एक टास्क देते हैं। उस टास्क में आपको देखना है कि इन चारों में से सब इनको अरेंज करना है आपको, ठीक है। इनको आपको अरेंज करना है, सबसे ज़्यादा मोमेंट एक्सेलरेशन किसका और सबसे कम, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको चारों को अरेंज करना है। ओके, और हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। अगर आप इसका आंसर देते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। आप फाइंड करके अगर आपकी नोटबुक में लिख लेते हैं, आंसर लिख लेते हैं, तो ये डेफिनेटली आपको समझ में आ गया। पर आप कमेंट करते हैं तो ये 100% आपके माइंड में एक बार जरूर रिपीट होगा। एक बार किसी चीज़ को हम लिखेंगे तो हमको 5 बार उसको रिकॉल करना पड़ता है माइंड में, तो डेफिनेटली ये माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर एक और टास्क हम देखेंगे, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। ओके, हम फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू अगर फाइंड करें तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा, और अगर हमको इस बॉडी को, इस सर्कुलर बॉडी को इस इंक्लाइन प्लेन पे रोल करवाना है, हो सकता है कि ये रोल नहीं करे, स्लाइड करने लग जाए, तो स्लाइड करने के लिए मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए। मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए मतलब मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट होना चाहिए। उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कितना फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए और फ्रिक्शन फोर्स का मिनिमम वैल्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए। ओके, ताकि वो उसके ऊपर रोलिंग परफॉर्म करे, स्लाइड नहीं करे। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली वो स्लाइड करने लगेगा, रोलिंग होगा ही नहीं। यहाँ पर एक प्रॉपर फ्रिक्शन होना चाहिए, मतलब एक मिनिमम वैल्यू होना चाहिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट की। उससे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो ही वो रोलिंग परफॉर्म करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो वो क्राइटेरिया, सारे कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं आज इस लेक्चर में। जो हमने आपको असाइनमेंट दिया है, एक छोटा सा टास्क दिया है, वो टास्क आपको जरूर कंप्लीट करना है। थैंक यू वेरी मच।